हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। और इस लेक्चर में जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर में छोड़ा था, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशंस बता करके छोड़ा था। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैकेनिक्स में किया था, 11th में जो आपने पढ़ी थी मैकेनिक्स। और भी कई जगह पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन जहाँ से मैं आज की शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है। दिस इज नेक्स्ट एग्जांपल ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक चार्ज क्यू यहाँ है, एक चार्ज यू क्यू यहाँ है, और इसकी लेंथ है एल। When it is slightly disturbed and released, it performs SHM, and the time period of SHM is 2 pi under root L by G. We all know about this theory, how it is derived. ये एंगुलर SHM है और हम लोग इस तरह से इसका टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ये तब की बात है जब यहाँ पे चार्ज नहीं रखा हुआ था। अब मैं यहाँ पे चार्ज रखता हूँ। व्हाट इज न्यू टाइम पीरियड ऑफ SHM? एक बात तो ये। दूसरी बात, व्हाट अबाउट द टेंशन? टेंशन में आपको जवाब देना है, इज इट इंक्रीज्ड और इज इट कांस्टेंट और इट इज डिक्रीज्ड। दोनों चार्ज सिमिलर नेचर के हैं। तो टाइम पीरियड का क्या हुआ और टेंशन का क्या हुआ, ये एक बार आप सोचिए और सोच के मुझे बताइए। 1 मिनट का टाइम आपको देता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके वेट कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम आप लें। देखो बच्चों, इसका करेक्ट आंसर ये है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो वही रहता है जो था, वही टाइम पीरियड। लेकिन टेंशन जो है ना वो बढ़ जाती है, टेंशन इंक्रीजेस। व्हाई? ये फंडामेंटल डेरिवेशन से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखो लग रहा होगा mg, यहाँ पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इफ इट इज स्लाइटली डिस्टर्ब, थोड़ा सा अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो टॉर्क आएगा mg मल्टीप्लाई बाय एल साइन थीटा। क्या एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको रिस्टोर कराने में कोई हेल्प कर रहा है? यस और नो? नॉट एट ऑल. If electrostatic is passing through that point all the time because electrostatic force is a central force, वो उस point से हमेशा गुजर रहा होता है जो point इसके ऊपर force लगा रहा होता है। वो उस point से गुजर रहा है लगातार। Line joining the charges के along लगता है force. If theta is very small, then you can write mg into L theta, and if you want to calculate time period of SHM, it is 2 pi under root I. I मतलब ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट c मतलब mgl। इसका मतलब फंडामेंटल पे जाकर के हम लोग ये रियलाइज कर सकते हैं कि पुटिंग ए चार्ज हियर एंड पुटिंग ए चार्ज हियर इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वही रहेगा जो है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, जहां पर मैंने लास्ट टर्न पे लेक्चर को छोड़ा था, और वो ये था कि we are supposed to discuss about the electric field intensity due to various type of charge distribution, starting with the point charge first. So if you are dealing with a point charge and if you want to know the electric field intensity due to a point charge, वो हम लोग फंडामेंटल डेफिनेशन से निकाल सकते हैं। तो अगला हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू various types of distribution. Electric field intensity due to various types of charge distributions, and we are starting with point charge. If you have a point charge placed here and if you want to calculate electric field intensity at a general point P, that electric field intensity is E vector is equal to KQ R vector divided by R cube or KQ R cap divided by R square. उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, उसका फॉर्मूला होता है KQ R vector divided by R cube, where R vector is the position vector of point with respect to charge. उस point
का पोजीशन वेक्टर है विद रेस्पेक्ट टू चार्ज। मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में ये आ जाता है कि आप तुमको डिराइव करके बताओ पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का आ सकता है। तो हम लोग इसको डिराइव ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा जाए, उस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाला जाए और उस फोर्स को क्यू नोट से ही डिवाइड किया जाए। सो इफ आई कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये फोर्स आता है और इसको क्यू नोट से यदि डिवाइड किया जाए, वेयर क्यू नोट इज टेंडिंग टू जीरो, जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, व्हाई इट शुड टेंड टू जीरो, बिकॉज if it is very small it is not going to affect the original distribution of the source charge. So this is electric field intensity. बोर्ड एग्जाम में आप थोड़ी स्टोरी बना करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या स्टोरी बनाएंगे? जैसे पहला लाइन आप लिख सकते हैं, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी वी शुड प्लेस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। फिर उसमें लिख सकते हैं दिस टेस्ट चार्ज इज अ वेरी स्मॉल टेस्ट चार्ज सो दैट इट डू नॉट अफेक्ट, वो स्टोरी लिख सकते हैं इंडक्शन वाली। Now we are calculating force on this test charge by applying Coulomb's law. Then Coulomb's law apply करके according to definition of electric field ऐसा ऐसा, और ultimately आप इस फॉर्मूले पे आ जाओगे। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हो, whenever charge is positive, whenever charge is positive, electric field is along r vector। इसका मतलब उस पॉइंट को जोड़ने वाले वेक्टर के अलोंग है। इसका मतलब पॉइंट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे दूर की तरफ होगा, एंड व्हेनेवर पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास की तरफ होगा। ठीक है, तो ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉइंट चार्ज वाले केस में कि पॉइंट चार्ज या कोई भी चार्ज हो, व्हेनेवर चार्ज इज पॉजिटिव फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, एंड व्हेनेवर चार्ज इज नेगेटिव फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज। एक बार फिर से आप मेंशन कर सकते हैं चाहे तो वहां पर। अब एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के। चलिए, मान लीजिए मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। ओके, एक चार्ज क्यू यहाँ पर है, एक चार्ज क्यू यहाँ पर है, एक चार्ज क्यू यहाँ, एक चार्ज क्यू यहाँ, ये सारे चार्ज क्यू ले लेता हूँ, एंड दिस इज द रेगुलर हेक्सागन, एंड यू आर देयर इज अ पॉइंट पी on the axis at a distance y, and the side of the regular hexagon is A. This is a regular hexagon. You are supposed to calculate electric field intensity at P. ठीक है बच्चों, तो आपको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, अपनी घड़ी स्टार्ट करिए और लिखना, और मेरे वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करना शुरू करिए। 2 मिनट बाद आपको सॉल्यूशन मिलेगा। Yes. So if we want to calculate electric field due to this point charge at point P, it is electric field kq divided by r square away from the charge. Similarly, for this charge away from the charge, आप इन दोनों का देख सकते हैं, ये दोनों जो चार्ज हैं, इन दोनों चार्जेस का अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, आप देख सकते हैं ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, ये दोनों मिलके क्या बन गए बच्चों? 2e कॉस थीटा। ऐसे कैसे दो दो के पेयर अगर आप बनाएं यहाँ पे, तो आपके पास टोटल ऊपर की तरफ बनने वाले हैं 6 टाइम्स ई कॉस थीटा। हाउ? इसका ई कॉस थीटा, इसका ई साइन थीटा, इसका ई साइन थीटा से कैंसिल आउट हो जाता है। सिमिलरली इन दोनों के पेयर और सिमिलरली इन दोनों के पेयर, वो हम यहाँ पर ठीक से विजुलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3D ज्योमेट्री है, 3D अभी बन नहीं पा रहा, 2D से मैंने आपको अंदाजा लगा के बताया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो ई नेट होगा, that E net will be 6 times E cos theta, where E is equal to KQ divided by A square plus Y square. And what about cos theta? Cos theta, if this angle is theta, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी वही थीटा होगा, और सेंटर से लेकर कॉर्नर तक की डिस्टेंस रेगुलर हेक्सागन में a होती है, तो cos थीटा की वैल्यू आनी चाहिए y डिवाइडेड बाय square root of a square plus y square, and this will be 6 times kq y divided by a square plus y square power 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे।
अब जैसे इसमें कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपसे कहा जाएगा कि वहां पर हमने एक नेगेटिव चार्ज रखा, ये 6 के 6 चार्ज जो हैं ये फिक्स चार्जेस हैं, वहां पर एक नेगेटिव चार्ज रखा, उस नेगेटिव चार्ज को हमने y डिस्टेंस से रिलीज किया एंड y इज वेरी स्मॉल एंड कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम इफ ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल। तो अगर यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऊपर की तरफ है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा लगता है, तो वो किधर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बच्चों? टुवर्ड्स द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द हेक्सागन। फिर क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक आने में स्पीड पकड़ लेगा, फिर क्या होगा? वो नीचे निकल जाएगा, फिर क्या होगा? वो ऑसिलेशंस करेगा। तो अगर y बहुत छोटा हुआ और वहां पर आपने कोई नेगेटिव चार्ज रखा तो वो नेगेटिव चार्ज ऑसिलेशंस करेगा और उसका टाइम पीरियड हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसको नेग्लेक्ट करके। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिसमें थोड़ा सा वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। यस, you have a charge q is equal to 3 microcoulomb placed at 137. This is the coordinate of this charge and you are supposed to calculate E vector at 1 minus 2 5। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, इसके लिए आपको वेक्टर वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। आपको इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। 2 मिनट। I can apply vector formula kq r vector. What is r vector? Position vector of this point with respect to charge। तो ये सब मीटर में है, सारे mks हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा? 0 i कैप माइनस 5 j कैप माइनस 2 k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r which is 25 plus 4 to the power 3/2। You can replace the value 3 microcoulomb here and you know what is the value of k, it is 9 into 10 to the power 9। You can solve it and you can find out the answer। बच्चों से जो इसमें मिस्टेक होती है ना, एक तो ये होती है कि आर वेक्टर कई बार गलत निकाल देते हैं। आर वेक्टर का मतलब है इस पॉइंट का पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में। दूसरा, कई बार यहाँ पे क्यूब लिखना भूल जाते हैं, तो यहाँ पर एक क्यूब आएगा, है ना। तीसरा बच्चों गलती होती है कि कई बार ये नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल डालते हैं। मैग्नीट्यूड से मतलब वो यहाँ पे चार्ज बिना साइन के रख देते हैं, तो यहाँ पर जो चार्ज है ना विथ साइन होना चाहिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें चल रही थी और पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने 2 क्वेश्चन किए। अब आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a circular arc। Circular arc at the center of arc। We are going to calculate electric field intensity due to a circular arc at the center of arc। मान लीजिए ये कोई आर्क है, सर्कुलर आर्क, एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। If the arc is uniformly charged और हम उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं, मान लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा है। लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। So linear charge density of arc is lambda and the radius is r and you want to calculate electric field intensity at this point। So first of all I'm going to write the direct formula, बाद में वो formula हम derive करेंगे और ये formula आपको कंठस्थ करना है, याद रखना है, because जब भी uniformly distributed charge होता है arc पे और आप electric field intensity निकालना चाहते हैं तो इस formula का direct इस्तेमाल कर सकते हैं। कई problems में आपके ये तुरंत काम आएगा और आपकी मदद करेगा। If the angle of arc is theta naught, then electric field intensity at this center is along angle bisector always, and the value of this electric field is 2k lambda divided by r sine
थीटा नॉट डिवाइड बाय 2। ध्यान रहे ये थीटा नॉट डिवाइड बाय 2 है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, लेकिन याद रहे कब, when lambda is uniform. So if you want to derive this formula, you have to consider a very small element. ये एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा टफ डेरिवेशन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके जेई मेन एग्जाम में आ सकता है, और थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा से एक दो तरह के आर्क को मिक्स करके क्वेश्चन को एडवांस लेवल का बनाया जा सकता है। सो दिस इज अ elementary charge and the angular width of the charge is d theta. So if you want to know the charge, it is lambda into r d theta. Field due to this arc is along this line at the same angle theta. अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कंसिडर वन मोर सर्कुलर आर्क एट द सेम एंगल d थीटा, एट द सेम एंगल थीटा ऑफ एंगुलर विड्थ d थीटा। उसका जो फील्ड आएगा वो इधर आएगा DE, दिस एंगल इज थीटा। आप देख सकते हैं इस DE का DE साइन थीटा और इस वाले DE का D साइन थीटा, दे आर कैंसिलिंग ईच अदर, एंड D cos थीटा प्लस DE cos थीटा, दिस विल बी 2 times DE cos थीटा, 2 times DE cos theta integration from 0 to theta naught by 2 will give you net electric field. Why we are dividing this arc in small elementary parts of charge? क्यों? Because हम लोगों को अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है सिर्फ पॉइंट चार्ज का। वो हमने कहाँ से डिराइव किया? कुलम्स लॉ से। कुलम्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। सो वी हैव डिवाइडेड this arc in small parts, and after dividing in small parts, we are going to calculate electric field due to each small part, and we are going to add it vectorically. वेक्टोरिकली ऐड करने में हम थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने चालाकी किया, हमने एक के बजाय दो एलिमेंट लिया, उनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थे वो कैंसिल हो गए और जो वर्टिकल वाले कंपोनेंट थे वो ऐड हो गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो पॉइंट चार्ज वाला हमने सीखा था, क्या सीखा था? कि Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है आपको? 0 से थीटा नॉट बाय 2 तक। वाई? आधी लिमिट क्यों? बिकॉज आप एक एलिमेंट ले रहे हैं, एक के साथ एक ऑलरेडी उधर आ रहा है, ये जो 2 है इस 2 के अंदर वो दोनों एक साथ काउंट हो रहे हैं, तो आप यहां से यहां तक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहां से यहां तक भी जा रहे हैं। जैसे आप सॉल्व करेंगे ये इंटीग्रेट हो जाएगा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। साइन थीटा में जब लिमिट डालेंगे दिस विल बी साइन थीटा नॉट डिवाइड बाय 2। एक बात का खास ध्यान रखिएगा, whenever charge is positive field is away from the charge, whenever charge is negative field is towards the charge। यानी कि ये जो चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पे जब फील्ड निकालते हैं तो इधर आएगा, अगर ये प्लस है तो, और अगर ये माइनस है तो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो ये था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कुलर आर्क की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब मैं आपको अगले लेक्चर के लिए कुछ प्रॉब्लम्स दे रहा हूं जो आपको घर से करके लानी है, यानी आप ऑलरेडी घर पे हो, करनी है और नेक्स्ट लेक्चर में मेरे से डिस्कस करना है। यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम लाइक दिस। ये 60 डिग्री एंगल है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। ओके, इस वाले पार्ट में प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वाले पार्ट में माइनस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे प्लस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे माइनस लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इन वेक्टर फॉर्म। ये आपको वेक्टर फॉर्म में बताना है। ये इस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे। तो एक एग्जांपल तो ये करना है आपको। ये है प्लस लैम्डा, ये है माइनस लैम्डा, एंड द रेडियस इज आर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन जो आपको करना है अगले लेक्चर के लिए वो ये है कि हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस तरह से सेमी सर्कुलर आर्क पे,
लेकिन वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है. We were discussing about uniformly distributed charge, but since I taught you how to take element, you know how to take a small element. तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो किस तरह का एलिमेंट लिया था हमने, नॉन यूनिफॉर्म में भी एलिमेंट तो उसी तरह से लिया जाएगा. बस थोड़ा सा फर्क रहेगा. फर्क क्या है कि यहाँ पे जो लेमडा है वो एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है. So as you are changing theta, the value of linear charge density is changing. So in this situation, you have to calculate electric field intensity at this center. Again in vector form, this is my x-axis and this is my y-axis. Radius is r. इसी सीरीज में एक तीसरा क्वेश्चन जो आपको घर से करना है, मतलब आपको होमवर्क के लिए मैंने दिया है, वो ये है. ये अपना xy प्लेन है जो आपको सामने दिख रहा है. ये आपका xy प्लेन है और जो बाहर की तरफ आ रहा है वो z एक्सिस है. ठीक है. यहां पर एक सर्कुलर आर्क पड़ा हुआ है. दैट सर्कुलर आर्क इज हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज डेंसिटी लैम्डा. इसकी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है. द आर्क इज इन xz प्लेन. Again, the radius of arc is capital R. You have to calculate electric field intensity at this point. आपको E वेक्टर बताना है 0, 0, y पे. यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. ठीक है. तो ये 3 क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ, लेकिन अगले लेक्चर में उसको दूंगा मैं आपको. जब आप ये तीनों क्वेश्चन करेंगे, जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन और दूंगा आपको सर्कुलर आर्क पे. ये बात थी सर्कुलर आर्क से रिलेटेड. अब हम आगे चलते हैं अगले टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन पे, और वो है, अगला हेडिंग लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग. एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसके एक्सेस पर, वो हम सीखेंगे, जानेंगे इस सब टॉपिक के अंदर. सो फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, सर्कुलर रिंग. ये एक रिंग है, इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. and you want to calculate electric field intensity on the axis. इसका चार्ज Q है, आपको एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. देखो बच्चों, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पहले मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है K Q x डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2. आप अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं विद पोजीशन, विद डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ इस तरह का आता है. There is a maxima at r/√2. इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का मैक्सिमा आता है प्लस माइनस r/√2 पे. इसका मतलब रिंग के राइट साइड में भी एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, लेकिन डायरेक्शन राइट साइड में होगी. लेफ्ट साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी. फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग along the axis. For negative charge field is along the axis but it is towards the center of ring. So if it is a positive charge field will be along this line, जो एक्सेस है उसके along होगा और इधर आएगा. यहाँ पर हम एक चीज और एनालाइज कर सकते हैं. इफ एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, if x is very large as compared to r, electric field is approximately kq divided by x square, and you can consider this ring like a point charge. क्योंकि जब हम बहुत दूर से देखते हैं तो ये जो रिंग है हमको कैसी दिखाई देती है, पॉइंट चार्ज जैसी. हाँ, कैसे इसको डिराइव किया जाए. मान लो ये बोर्ड एग्जाम में आपके सामने प्रश्न आ जाता है, तो इसको डिराइव कैसे करेंगे. तो इसको डिराइव करने के लिए हम दो छोटे छोटे एलिमेंट लेते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट पोजीशन पे. वैसे इसको किसी थीटा एंगल पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेकर के वेक्टर फॉर्म में लिख करके भी डिराइव कर सकते हैं. बट बोर्ड एग्जाम में जो छोटे से छोटा डेरिवेशन हो, जो बेस्ट डेरिवेशन हो, जो आराम से एक्सप्लेन किया जा सके, वो लेना चाहिए. सो आई कंसिडर्ड अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज dq here and dq here. Both the elements are diametrically opposite to each other.
if this angle is phi, this angle is also phi, and this angle is also phi. So उनका कौन सा कंपोनेंट जुड़ने वाला है, वो कंपोनेंट ऐड हो रहा है जो कि एक्सिस के अलोंग है. दिस फाई इज कांस्टेंट. फाई क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि आर कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, और ये जो डिस्टेंस है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है. इसका मतलब यदि आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप इंटीग्रेट करिए डी ई कॉस फाई को पूरी रिंग के लिए. आप सोच रहे होंगे वहां तो टी कॉस फाई है, लेकिन मैंने तो वहां तो टू डी कॉस फाई है, लेकिन मैंने डी कॉस फाई लिखा है. एक्चुअली क्या है, एक एलिमेंट का डी कॉस फाई है, तो ऐसे सभी एलिमेंट का डी कॉस फाई मैं लूंगा और सबके डी कॉस फाई को ऐड करूंगा. एक तरह से यहाँ बहुत सारे डी कॉस फाई आएंगे, हर एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग एक. आप देख सकते हैं कॉस फाई क्योंकि कांस्टेंट है और डी ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको लिख सकता हूँ k इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है पूरी रिंग पे. सारी चीजें कांस्टेंट है, कॉस फाई की वैल्यू भी आपके पास है, x डिवाइडेड बाय दिस. सो दिस विल बी k इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू. डी क्यू जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, डी क्यू डी क्यू डी क्यू मिलके क्या बन जाएगा, q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2. तो ये इस तरह से डेराइव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग. आगे हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं. चलिए, तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक एग्जांपल भी करके देख ही लेते हैं. इस एग्जांपल को करने के लिए आपको पूरा 3 मिनट का समय दूंगा. दिस चार्ज इज q and you are placing a charge minus q here. Radius of the ring is r and this distance is x. You calculate electric field intensity at a point P if x is very large as compared to r. वेरी लार्ज से मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट आप मान लें, बहुत बड़ा है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है और मैं बता देता हूँ आंसर 0 नहीं है. अदरवाइज कोई स्टूडेंट बोल सकता है कि सर बहुत दूर से देखेंगे ये पॉइंट चार्ज जैसा लगेगा, ये पॉइंट चार्ज और ये पॉइंट चार्ज दोनों इक्वल अपोजिट है, फील्ड विल बी 0. तो यू हैव टू आंसर नॉन जीरो, यानी कि आपको बाइनोमियल लगा करके जो आंसर आता है वो देना है. एक बार कोशिश करिए, ट्राई करिए. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. ओके, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं. रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी के क्यू एक्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 अवे फ्रॉम द सेंटर, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वास्तव में ये है. अब आप इसमें थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर को बाहर ले लें. सो दिस विल बी 1 विद अ माइनस साइन. ओके, यहाँ से एक्स स्क्वायर जब बाहर जाएगा तो एक्स क्यूब बन के बाहर आएगा, और ये होगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर -3/2. एक बार चेक कर सकते हो आप, यहाँ पे एक्स क्यूब बाहर आया, एक से एक्स कट गया, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बाहर है, के क्यू बाहर है, ये इस तरह की सिचुएशन बनी. अब जो मैंने कंडीशन दे रखी है उसका इस्तेमाल करके आप बाइनोमियल लगा सकते हैं. दिस इज के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1. 1 से 1 कैंसिल हो गया. इसका मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है ई नेट, वो आता है के क्यू इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो ये है कि आपको बाइनोमियल लगा करके इस तरह के क्वेश्चंस को करना आना चाहिए. क्योंकि कई बार जेईई एडवांस में जो इंटीजर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें इस तरह की बात पूछ ली जाती है, और उसमें हो सकता है डिस्क्लेमर दी जाए द आंसर इज नॉट 0, ऑल्दो दिस इज टेंडिंग टू 0 बिकॉज एक्स इज वेरी हाई, वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू आर. लेकिन फिर भी अगर नॉन जीरो आंसर है तो फिर ये अप्रोक्सीमेट आंसर है. वैसे देखा जाए तो ये भी आंसर है, बट वो डिपेंड करता है आप किस फॉर्मेट में लाना चाहते हैं. किसी ने मान लो पूछा कि एक्स की कौन सी पावर के प्रोपोर्शनल है, तो इस पावर के प्रोपोर्शनल आएगा. अब अपना अपना जो अगला एलिमेंट है वो है डिस्क.
तो अगला हेडिंग लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम उसके एक्सिस पे निकाल रहे हैं। मान लीजिए कि अपने पास एक डिस्क है इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है एंड यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो देखो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है वहां पे, वो फॉर्मूला आता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मेट अच्छी लगती हो तो ऐसे भी लिख सकता है, दिस इज सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द सेमी वर्टेक्स एंगल ऑफ द इमेजिनरी कोन। ये वो कोन है जो कि इस पॉइंट को उस डिस्क के कॉर्नर से मिलाने से बनता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, कहां पर, उसके एक्सिस पर। इसको कैसे डिराइव किया जाता है एक बार हम उस पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर एक आध एग्जांपल इसका भी करके देखेंगे। Okay, so if you want to derive it, first of all you have to consider this disk to be made of large number of concentric rings. So let me assume that disk is made of large number of concentric rings, and one such ring is having a radius r and the width of the ring is dr. Okay, so the charge of the ring will be dq is equal to sigma into 2 pi r dr. And just now we studied, recently we have studied about field due to a ring on the axis. रिंग की वजह से एक्सिस पे फील्ड हमको आता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K इंटू क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें क्या चीज वेरी कर रही है, स्मॉल आर। स्मॉल आर इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने टी स्क्वायर लिख दिया, आई कैन राइट 2r dr इज इक्वल टू 2t dt, 2 and 2 गेट्स कैंसिल्ड, तो ये बन जाएगा, इस k को मैं लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0, ये है टी क्यूब, यहाँ पे आएगा ऊपर t dt, उसके अलावा एक x भी बचेगा आपके पास, x भी बाहर आ गया राइट। आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन में सिर्फ 1/t², और इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू x, व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी dt भी है, आप इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, अभी मैंने क्या किया, पहले लिमिट लगा दी। तो एक काम करते हैं, इसको सीधा इंटीग्रेट करके लिखते हैं, यहाँ पे बचेगा 1/t² जिसका इंटीग्रेशन होता है -1/t। ओके, जैसे आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आपको वो फॉर्मूला सामने नजर आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से डिराइव होता है। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ। लेट्स से अगर मान लीजिए कि ये जो डिस्क है इसके अंदर से एक डिस्क काट ली जाए, जस्ट अपन लोग यहाँ विजुलाइज कर रहे हैं, 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल। मान लो जो डिस्क है उसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसमें से स्मॉल आर की रेडियस की एक डिस्क काट ली जाए, आपकी डिस्क बस इतनी है, एंड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सिग्मा। नाउ यू हैव टू वेज ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन। एक, बड़ी वाली डिस्क के इलेक्ट्रिक फील्ड में से छोटी वाले का माइनस कर दो। दो, अपनी जो लिमिट है ना वो 0 से r के बजाय स्मॉल r से r लगा दो। दिस इज टाइप 1। टाइप 2 क्वेश्चन हो सकता है आपसे कहा जाए कि ये जो डिस्क है इसके ऊपर जो चार्ज है वो वेरी कर रहा है, और आपसे कहा जाए कि जो डिस्क पे चार्ज है सिग्मा, वो सिग्मा नॉट स्मॉल r बाई कैपिटल R है, यानी कि जब आप किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे होंगे
तो वहां का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा। हाँ, सिग्मा के बारे में आपको बता देता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। Since it is uniformly distributed charge, so sigma is equal to q divided by pi r square in this case. But in this case it is variable. So if it is variable, don't worry about it. आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सिग्मा लिखा है आपने, जो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करके बाहर निकाला, वो आपको ये लिखना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन में सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो ये दो वैरायटी तो यहाँ बन सकती है इसकी। उसके अलावा एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ से और एनालाइज करके बताता हूँ। मान लीजिए कि आप डिस्क के बहुत पास वाले पॉइंट पे खड़े हैं, वेरी क्लोज टू डिस्क। टू डिफरेंट केसेस बताता हूं आपको। वन, व्हेन एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू आर। if x is very large as compared to r, it will become sigma divided by 2 epsilon naught 1 minus x डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, एक काम करता हूं, इसमें से x बाहर निकाल लेता हूं। इसको लिख सकता हूं 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ। x is not equal to 0, so it is cancelled. Now this is sigma divided by 2 epsilon naught into 1 minus 1 by 2 आर स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। एक पाई के ऊपर कमी है, एक पाई के नीचे कमी है। एक पाई अगर ऊपर आ जाता है दिस विल बिकम क्यू। एक पाई इसके साथ मिल जाता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बिकम के एंड दिस इज के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, जो होना भी चाहिए था, जो मैं आपसे पिछले लेक्चर में बात कर रहा था। इफ यू आर एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम डिस्क, बहुत दूर हो आप डिस्क से, तो आप डिस्क को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो। वो यहाँ पे आपको मैंने प्रूव करके दिखाया। बट इन केस यू आर वेरी क्लोज टू डिस्क, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर, then electric field will be approximately sigma divided by 2 epsilon naught। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये है फील्ड ड्यू टू वेरी लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट। नॉन कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा ये। क्यों? बिकॉज अगर आप डिस्क के बहुत पास में हो, वेरी क्लोज टू डिस्क, तो आपको लगेगा डिस्क बहुत बड़ी है, इनफाइनेटली लार्ज है। तो ये दो स्पेशल केसेस हैं। और अब हम आगे बढ़ेंगे और अपना जो अगला टॉपिक है, अगला जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम डिस्कस करेंगे, वो है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड्स। ओके, इसको ऐसे भी कह सकते हो, इट इज थ्रेड ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज विच इज प्लेस्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो एक थ्रेड है और उसकी लेंथ जो है ना वो फाइनाइट लेंथ है। मान लीजिए इसकी लेंथ फाइनाइट है और इसका चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है लैम्डा। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P। यहाँ कहीं पे एक पॉइंट है, वहां पे आप फील्ड निकालना चाहते हैं। लेट्स से दिस लेंथ इज L1, दिस लेंथ इज L2 और यहाँ से आते के डिस्टेंस मान लेते हैं R है। ठीक, तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक कंपोनेंट आता है दूर की तरफ E परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट आता है पैरेलल टू दी थ्रेड। ये मैं अभी इंटीग्रेट करके आपको बता भी दूंगा कि ये कैसे निकालते हैं और कितना कितना आता है। जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आती है के लैम्डा डिवाइड बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और जो पैरेलल कंपोनेंट आता है वो आता है के लैम्डा डिवाइड बाय आर। अब देखो इसमें, अच्छा थीटा 1 थीटा 2 तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को फ्री एंड से जोड़ते हैं। ये वाला एंगल थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है। ऊपर वाला ऊपर जाते हुए मेजर करना है, नीचे वाला नीचे आते हुए मेजर करना है। सो ये थीटा 1 ये थीटा 2 है। सोच के देखो, अगर ये थीटा 2 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, मतलब ये अगर लाइन चार्ज नीचे इनफाइनेटली लॉन्ग हो जाए नीचे,
और ये पॉइंट यहाँ आ जाए, यानी थीटा वन 0 की तरफ हो जाए और थीटा टू जो है वो 90 की तरफ हो जाए, यानी कि इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, और ये जो लाइन है ना मिलाने के लिए आपको एकदम सीधी बनानी पड़े। तो थीटा टू अगर 90 हो गया तो कॉस थीटा टू विल बी 0 एंड कॉस थीटा वन विल बी 1। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ही आएगा। तो यहाँ से अपन लोग कभी अगर जैसे कंफ्यूजन भी हो जाए ना कि cos थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू लिखूं या cos थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन लिखूं, तो यहाँ से मैं चेक करके बता सकता हूँ। अगर चार्ज नीचे नीचे है, इसका मतलब फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। फील्ड डेफिनेटली ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि थीटा वन टेंडिंग टू 0 अगर हो जाए और थीटा टू टेंडिंग टू 90 हो जाए तो जरा मैं देखता हूँ फील्ड किधर आएगा। तो ऊपर आना चाहिए, ये हो गया। इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर चार्ज नेगेटिव हो जाए, इन केस चार्ज इज नेगेटिव, ये जो फील्ड है ये दूर वाला पास हो जाएगा, ऊपर वाला किधर हो जाएगा, नीचे। ठीक, आप चाहें तो साइन थीटा वन साइन थीटा टू कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू की वैल्यू एल और आर की टर्म में भी लिख सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है तो। राइट, अब यहां से मैं बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपको समझा सकता हूं। अगर आप इनफाइनाइट लाइन चार्ज की बात करते हैं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इसका मतलब क्या चांद से लेकर जमीन तक? नहीं, इसका मतलब ये है कि स्मॉल आर is very small as compared to length of the entire rod, entire charge distribution। तो अगर ऐसा हुआ तो पहली बात तो आप ये कह सकते हो कि वो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट से हम फ्री एंड्स को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज ये बहुत दूर बहुत लंबा है, ये तो बहुत लंबा है, तो जब फ्री एंड्स को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ये ऊपर वाला एंगल लगभग 90, नीचे वाला भी लगभग 90। इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k lambda डिवाइड बाय r। This electric field is perpendicular to thread. This electric field is having cylindrical symmetry. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। किस बात की सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी? मैग्नीट्यूड वाली। इसका मतलब आपको अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखना तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 2k lambda r वेक्टर डिवाइड बाय r स्क्वायर, जहां आपको ध्यान रखना है r वेक्टर जो है वो रेडियल वेक्टर है, या ये कह सकते हो इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू अ पॉइंट ऑन द वायर विच इज इन द सेम प्लेन। जिस प्लेन में वो पॉइंट है उसी प्लेन में एक वायर पे पॉइंट लेना और उसके रेस्पेक्ट में ये वेक्टर है, दिस इज रेडियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू थ्रेड। ओके, तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, इसको अभी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मैं जरा थोड़ा सा सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज के बारे में और आपको बता दूं, ताकि एटलीस्ट अपने फॉर्मूले जो है ना वो रेडी हो जाएं। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज में तीन तरह के केसेस बन सकते हैं। एक केस ये बन सकता है कि पॉइंट इस कॉर्नर के सामने हो, ये जो ये कह सकते हो। एक केस ये है कि जैसे मान लीजिए आपका सेमी इनफाइनाइट चार्ज लाइन चार्ज है जिसका जिसका एक सिरा आपके आंखों के सामने है और जो दूसरा सिरा है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। सो इफ यू हैव सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज जिसका एक सिरा आपके आंखों के सामने है और दूसरा सिरा आपको नजर नहीं आ रहा है, तो तीन सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन वन ये, सिचुएशन टू वायर के सामने, और सिचुएशन थ्री ऊपर। तो सिचुएशन नंबर टू की बात कर रहा हूं मैं। इन केस ऑफ सिचुएशन टू, थीटा वन इज टेंडिंग टू 0, थीटा टू इज टेंडिंग टू 90। आप ऊपर लिख सकते हैं दिस इज सेमी इनफाइनाइट वायर। अभी इसमें तीन चीजें बाकी अपनी, एक डेरिवेशन, दो इनफाइनाइट वायर के एग्जांपल्स, तीन सेमी इनफाइनाइट वायर के एग्जांपल। लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक बार फॉर्मूले आपको पूरे लिस्ट डाउन करवा देता हूँ। तो देखो बच्चों, इस सिचुएशन में व्हेन थीटा वन इज टेंडिंग टू 0, आप परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखें। परपेंडिकुलर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा k लैम्डा डिवाइडेड बाय r।
पैरेलल वाला भी आप देखें, ये आएगा k लैम्डा डिवाइड बाय r। इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन में, इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद दिस प्लेन, क्योंकि आपका दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा। इससे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपने 11th में स्ट्रेन स्ट्रेस पढ़ा हुआ है, तो हो सकता है यहाँ पे कोई इलास्टिक रिंग रख दी जाए और उस इलास्टिक रिंग पे चार्ज हो, और आपसे पूछा जाए कि उस इलास्टिक रिंग में कितनी टेंशन डेवलप हुई जब उसको यहाँ ला करके रखा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ। तो क्वेश्चंस की अच्छी वेराइटीज बना सकते हैं। एक चीज आपसे बहुत सिंपल पूछी जा सकती है, इफ यू हैव अ रिंग हियर, रेडियस आर का रिंग, टोटल चार्ज क्यू विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपसे पूछा जा सकता है कैलकुलेट फोर्स ऑन द रिंग, और पूछा जा सकता है कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस थ्रेड, पूछा जा सकता है रिंग में टेंशन कितना है ना। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर का केस, सब केस नंबर 1। नाउ सब केस नंबर 2। सब केस नंबर 2 ये हो सकता है कि पॉइंट यहाँ कहीं पे हो, और अगर पॉइंट यहाँ कहीं पे है तो एक एंगल आपका होगा θ1, दूसरा एंगल होगा आपका 90 डिग्री। इसका मतलब आपको उस फॉर्मूले में जहाँ θ1 है वहाँ θ1 रखना है, और जहाँ θ2 है वहाँ पे 90 रखना है। दिस इज केस सब केस 2। नाउ सब केस 3। सब केस 3 is slightly complicated because point is not in front of the wire, not in front of the corner, point थोड़ा यहाँ ऊपर है। ऐसे केस में जब हम फ्री एंड्स को ज्वाइन करते हैं, अपना रूल वही रखते हैं, ऊपर जाने वाला, ऊपर वाला एंगल जो हम नापते हैं, मेजर करते हैं फ्री एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर के साथ, वो ऊपर जाते हुए करते हैं। तो देखिए हमारा वायर तो यहीं खत्म हो गया, थ्रेड तो यहीं खत्म हो गया, तो हम लोग इसको ऐसे ही थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ से आप ऊपर वाले फ्री एंड को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन में गए, ज्वाइन करने के लिए क्लॉकवाइज जाते हैं, तो यहाँ से चलते हैं क्लॉकवाइज, है ना। कहाँ तक आना है? अप टू दिस लाइन, तो वो लाइन तो यहाँ नीचे आ गई, तो इसका मतलब आपको यहाँ से यूं करके आना पड़ेगा। सो दिस इज योर θ1। कुछ टीचर्स, कुछ राइटर्स इसको उल्टी डायरेक्शन में जाके माइनस मेजर करके भी कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज आप साइन और कॉस दोनों को देख सकते हैं, दोनों के लिए ये वैलिड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर नेगेटिव ले लिया इसको तो करेक्ट आंसर आएगा। दूसरा एंगल एज इट इज, जैसे ये θ2 है तो इसमें भी आप θ2 माप सकते हैं, θ2 इज 90 डिग्री। इसका मतलब θ1 रूल वही रखना है, ऊपर वाले फ्री एंड को जोड़ने वाली जो लाइन है उस लाइन तक एंगल मेजर करना है, किससे? नॉर्मल से ऊपर जाते हुए। ये नॉर्मल, ये ऊपर वाले फ्री एंड को जोड़ने वाली लाइन ऐसे करके मेजर कर लिया, नीचे वाले में नीचे आते हुए मेजर करना है। सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला और आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो ये सब चीजें, सारे के सारे फॉर्मूले जिस एक फॉर्मूले से डिराइव हुए हैं, हमको एक बार जरा उस फॉर्मूले के डेरिवेशन पे भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो डेरिवेशन आएगा तभी ये सब माने जाएंगे कि ये सब करेक्ट थे। ओके, सो लेट्स डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थ्रेड। ये यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। मान लेता हूँ यहाँ से y डिस्टेंस पे जाके एक dy का एक एलिमेंट्री चार्ज है, एंड दिस डिस्टेंस इज r। I want to calculate electric field at this point due to this charge. Let me assume that this angle is theta. This gap is r sec theta. So the electric field will be dE, और उस dE को मैं लिख सकता हूँ k into lambda dy divided by r square sec square theta. This gap is r sec theta. Right. Now you have two electric fields. एक है perpendicular और एक है parallel. Okay, so first of all let me calculate perpendicular वाला component. DE perpendicular is actually DE cos theta.
So it is k lambda dy divided by r square sec square theta into cos theta. I have to integrate it for entire length minus L2 to L1 and I'll get E perpendicular. यहाँ पर एक चीज दिख रही है, y को हम लोग r tan थीटा लिख सकते हैं और dy को हम लोग लिख सकते हैं r sec square theta d theta. So if I replace the value of dy here, I'll get k lambda divided by r. आप देख सकते हैं sec square theta ऊपर भी आएगा, वो इसको काट देगा, एक r आएगा वो भी काट देगा, ऊपर आपके पास इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ cos थीटा बचेगा. अच्छा, वहां पर पहले लेंथ थी, अब उस लेंथ की जगह पे एंगल्स ने ले लिया है बिकॉज यू हैव रिप्लेस्ड y बाय r tan थीटा. इसका मतलब ये है कि जब हम वहां पे लिमिट लगाएंगे, बिकॉज नाउ वी आर इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आपको एंगल की लिमिट लगानी पड़ेगी. तो आप सोचो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है वो कितने एंगल पे आ रहा है, तो वो आ रहा है बच्चों θ1 पे. और जो सबसे नीचे वाला एलिमेंट है वो कितने पे आ रहा है, तो वो θ2 पे आ रहा है. बट क्योंकि नीचे आपने ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे नेगेटिव होगा. θ2 इज एक्चुअली मैग्नीट्यूड, इसलिए आपको माइनस θ2 से लेकर θ1 की लिमिट लगानी होगी. आप देख सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, आपके सामने वो फॉर्मूला तैयार मिलेगा, sin θ1 प्लस sin θ2. दिस फॉर्मूला इज रेडी. सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट E पैरेलल. अपने फॉर्मूले में क्या ई पैरेलल ऊपर था, तो मैं क्या कर रहा हूँ माइनस ऑफ डी पैरेलल लिख करके बना रहा हूँ, और माइनस θ2 से θ1 तक आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे. आप देख सकते हैं डी पैरेलल में साइन थीटा आएगा. कैसे? दिस इज डी कॉस थीटा एंड दिस इज डी साइन थीटा. इसका मतलब सब चीजें सेम है, बस कॉस के बजाय क्या मिलेगा अपने को, साइन. के लैम्डा डिवाइड बाय आर विद माइनस साइन, और इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा साइन थीटा. What is integration of sin theta? Minus cos theta, और लिमिट लगेगी माइनस θ2 से θ1. माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया. ये माइनस इसलिए है बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला उसमें डी पैरेलल ऊपर माना है अपन ने, और यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो माइनस लगा के उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह कन्वर्ट कर दिया है. सो दिस इज k लैम्डा डिवाइड बाय r cos θ1 माइनस cos θ2. इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों फॉर्मूले, परपेंडिकुलर वाला भी और पैरेलल वाला भी, डिराइव कर सकते हैं. और अब मैं आपको एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ जो आपके लिए काम की है, यूजफुल है, और कई बार ऑब्जेक्टिव में उसका इस्तेमाल करके हम अपना टाइम बचा सकते हैं. उसको डिराइव भी किया जा सकता है. ये आपके लिए अगले क्लास के होमवर्क की तरह ही मान सकते हैं आप, कि अलोंग विद दोस 3 क्वेश्चंस ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट होमवर्क है. एक्चुअली थ्रेड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं, मान लीजिए मेरे पास थ्रेड है, वेदर इट इज फाइनाइट इनफाइनाइट जैसा भी है, उसका फील्ड अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना बहुत जरूरी है. तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली वही आता है जो कि इस आर्क का आता है. सो इफ यू हैव ए थ्रेड लाइक दिस, उस थ्रेड के दोनों पॉइंट्स को, दोनों सिरों को आप उस पॉइंट से जोड़े जहाँ पे आप फील्ड निकाल रहे हैं, और एक आर्क बनाइए. उस आर्क का वही लैम्डा रखिए जो लैम्डा इसका है. तो ए पी बी और ए प्राइम पी बी प्राइम, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पी बी का होता है वही ए प्राइम पी बी प्राइम का होता है. क्या आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रिलेटिवली आसान है? तो जवाब है यस. आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रिलेटिवली आसान है बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग एंगल बाइसेक्टर. इसका एंगल बाइसेक्टर ढूंढ लिया हमने, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, उसके दो कंपोनेंट कर दिए. जो फील्ड उस आर्क का होगा वही फील्ड उस वायर का भी होगा. तो आपके लिए अगले लेक्चर के लिए ये मेरा चौथा क्लास इलिस्ट्रेशन, चौथा एग्जाम्पल है जो आपको घर से करके लाना है. अलोंग विद मैं कुछ होमवर्क आपको और दे रहा हूँ. वो जो होमवर्क है वो है आपके, जो भी आपकी शीट है उसके सेकंड वाले सेक्शन का, बी सेक्शन का. तो आपको जो बी सेक्शन है उसके फर्स्ट वाले पार्ट के, जो आपकी जो शीट है उसमें एक फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1 का, उसके अंदर भी बी सेक्शन है, सेकंड पार्ट में बी सेक्शन है. तो फर्स्ट वाले पार्ट के बी सेक्शन के पहले 5 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड वाले पार्ट के बी सेक्शन के भी
पहले 5 क्वेश्चन करने हैं। उसके अलावा आपको एक्सरसाइज 2 के सेकंड पार्ट के पहले 4 क्वेश्चन करने हैं। एक्सरसाइज 2 सेकंड पार्ट, इनिशियल 4 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। गुड लक। Yes, so welcome back. Our new topic is electric field. As I said earlier, I am going to revise Coulomb's law, which I already done, and now I am going to start the new topic, electric field. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की परिभाषाओं में, दोनों के डेफिनेशंस में अंतर होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार लोग पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बार पूछते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज द डिफरेंस? फील्ड का मतलब है कि ये एक तरह से रीजन है, मतलब एक तरह से किसी रीजन में कोई इफेक्ट है। तो फील्ड का मतलब एक तरह से किसी रीजन में इफेक्ट है। तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन around a charge in which other charges experiences electric forces due to given charge, given source charge. अर्थात अगर आपके पास कोई सोर्स चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सोर्स चार्ज के आसपास का वो रीजन है जिसमें किसी दूसरे चार्ज को लाने पर वो दूसरा चार्ज फोर्स का अनुभव करता है। इट इज फील्ड अराउंड अ चार्ज इन विच अदर चार्जेस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू द गिवन सोर्स चार्ज। अगला प्रश्न अपने दिमाग में आता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर तक होता है, कहाँ तक होता है? तो आप कह सकते हो ये फैक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें आप सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बात आती है कि अगर मेरे से कोई पूछता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज in magnitude as well as direction. It is force experienced by unit positive charge in magnitude as well as direction. ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यदि मेरे को इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, F वेक्टर divided by Q naught, where Q naught is a small test charge. कभी कभी इस टाइप का प्रश्न भी आ सकता है कि ये जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है ये रखा क्यों जाता है, बड़ा क्यों नहीं रखा जाता? ये स्मॉल इसलिए रखा जाता है, is kept small so that it do not affect source charge distribution. यदि आपसे कोई बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि क्यों टेस्ट चार्ज को छोटा रखना चाहिए, तो उसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं कि उसको छोटा रखने के पीछे का जो मेन उद्देश्य है, मेन पर्पस है, वो ये है सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द ओरिजिनल सोर्स चार्ज। कैसे निकाला जाता होगा उसको, क्या इसका मैकेनिज्म होता होगा? तो देखो बच्चों, इसको इस तरह से निकाला जाता है कि मान लो मेरे पास कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं Q1,
Q2, Q3, Q4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे एक चार्ज मैंने रखा Q0, ये पॉइंट P है, और मेरी इच्छा है आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस Q0। आपको पता है Q0 पे फोर्स कैसे निकाला जाता है, Q1 का अलग से निकलेगा, फिर Q2 का निकलेगा, यानी Q0 पे यदि मैं नेट फोर्स निकालना चाहूँ तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इट विल बी F Q1 वेक्टर, Q1 की वजह से Q0 पे फोर्स, प्लस F Q2 वेक्टर एंड सो ऑन, जितने भी यहाँ पे अपने पास चार्जेस अवेलेबल हैं, all of them are going to apply force, and interaction force due to any charge will be independent of presence of other charges in the vicinity. So the net force on Q0 you are going to calculate. अब ऐसे थोड़ी कैलकुलेट करेंगे, वो तो हम प्रैक्टिकल से करेंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर मान लो मेरे को ये डिस्टेंसेस पता होती, पोजीशन वगैरह सब पता होती, तो फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। मैं क्या करता, ये फोर्स ही निकाल लेता अलग से, और एक कुलम चार्ज पे फोर्स निकाल लूँ, उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्योंकि मैं फोर्स ये वेक्टर से नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोई ना कोई डिवाइस का इस्तेमाल कर रहा हूँ विच विल गिव मी, कोई ना कोई जुगाड़ कर रहा हूँ जिससे मुझे इस पर फोर्स मिल जाए। कैसे कर सकता हूँ, हो सकता है कोई स्प्रिंग लगाई हुई हो सकता है कोई और मैकेनिज्म हो, और यहाँ पे रस्सी हो जो टांगी गई हो, फिर टेंशन को बैलेंस किया गया हो, सम हाउ दे हैव कैलकुलेटेड प्रैक्टिकली, एंड व्हेन दे कैलकुलेटेड फोर्स कैलकुलेट प्रैक्टिकली दे हैव टू डिवाइड बाय Q0। इसको डिवाइड करेंगे ना अब इसमें Q0 माइनस होना चाहिए कि प्लस होना चाहिए, तो Q0 कैसा भी हो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप आ जाएगा, करेक्ट आएगा। यहाँ पर परिभाषा में तो लेकिन पॉजिटिव चार्ज रखा गया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो वो अपने आप होगा। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो उसके हिसाब से मान लो फोर्स इधर आया लेट से, तो नेगेटिव चार्ज होने पे फोर्स अपने आप उल्टा आएगा, और एक नेगेटिव वाला फोर्स का डायरेक्शन और एक चार्ज का नेगेटिव, वो मिलके अपने आप सब सही कर देगा। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो टेस्ट चार्ज है ये विथ साइन आपको यहाँ पर रखना है। ये है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा। आप अपने लेक्चर नोट्स को देखेंगे तो वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन और बना के डाल रखा है, उससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि इंडक्शन की वजह से फोर्स पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, और वो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे अफेक्ट कर सकता है। देखो यहाँ पर एक चार्ज है, मान लीजिए कोई Q, और मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है P पॉइंट पे। मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई चार्ज को रखा और चार्ज को इक्विलिब्रियम में लाके उस पर फोर्स कैलकुलेट किया और उस फोर्स को Q0 से डिवाइड किया, जो कि मैकेनिज्म है। नाउ दिस इज अ लार्जर चार्ज, ये बड़ा सा चार्ज है, ये भी बड़ा सा चार्ज है। मैंने क्या किया, ये निकाल लिया, ये एक तरह से मेरे लिए E आ गया, ये E एट P आ गया, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सपेरिमेंट। क्या ये एक्चुअल वैल्यू से छोटी है, एक्चुअल वैल्यू से बड़ी है, या एक्चुअल वैल्यू के बराबर है? आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं इससे? तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये चार्ज ने इसको धक्का मारा है, ये फिक्स चार्ज है, इसका मतलब ऑब्वियसली दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज हैं। अगर मान लीजिए कि इसने इसको धक्का मारा, ये इसको धक्का मारेगा, वो फोर्स आपने कैलकुलेट कर लिया कैसे न कैसे करके, किसी न किसी मैकेनिज्म से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने गणित लगाई है, ये एक्चुअल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटी है। क्यों? व्हाई? क्या उस पॉइंट P पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने कैलकुलेट किया है, या वास्तव में वो फील्ड कुछ और था ये टेस्ट चार्ज रखने से पहले? तो एक्चुअली इस टेस्ट चार्ज रखने से पहले जब यहाँ कुछ नहीं था, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी वाले इस कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चार्जेस बड़े बड़े चार्जेस हैं, और इसकी वजह से इसमें इंडक्शन होगा। दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों एक दूसरे को दूर की तरफ धक्का मारेंगे, तो इनके बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस से ज़्यादा आएगी। किस तरह से? मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिलेटिवली इधर सरक गया थोड़ा सा,
क्यों सरका होगा ये? बिकॉज ऑफ इंडक्शन, पॉजिटिव चार्ज की शिफ्टिंग की वजह से इनके बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है आर इफेक्टिव, वो बड़ी हो गई किससे? आर से। अगर इनके बीच की डिस्टेंस आर है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम आएगा। लेकिन अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो पहली बात तो रस्सी ऐसे नहीं होती, रस्सी ऐसे होती। नेगेटिव होता तो फिर क्या होता? वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते चार्ज बॉडी के अंदर, और इंडक्शन की वजह से प्लस चार्ज उधर शिफ्ट हो जाता, माइनस इधर शिफ्ट हो जाता। आर इफेक्टिव वुड हैव बीन स्मॉलर देन आर, और जो कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा आता। इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आए तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको इस क्यू नॉट को जितना छोटा हो, जितना स्मॉल पॉसिबल हो उतना छोटा रखना चाहिए, सो दैट इट कैन नॉट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स चार्ज एंड वी कैलकुलेट व्हाट वी वांटेड टू कैलकुलेट। हम वही कैलकुलेट करें जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भी समझ सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले हम डेफिनेशन का और कर लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। अपने पास यहाँ पे सोर्स चार्जेस हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है P। यहाँ पे मैंने -2 माइक्रो कूलम का एक चार्ज रखा। मैंने देखा कि उस -2 माइक्रो कूलम चार्ज पे 10 माइक्रो न्यूटन आई कैप -20 माइक्रो न्यूटन जे कैप प्लस 30 माइक्रो न्यूटन के कैप, इतना फोर्स लग गया। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P एंड दिस इज अ पॉइंट लाइक चार्ज, छोटा सा चार्ज है ये, स्मॉल पॉइंट चार्ज, वेरी स्मॉल। और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये फिक्स्ड सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। क्या किया मैंने? वहां पे एक चार्ज रखा, उस चार्ज पे फोर्स निकाला। अब मैं फील्ड निकालना चाह रहा हूँ, चार्ज -2 माइक्रो कूलम है। तो एज पर डेफिनेशन, इसके लिए आपको वैसे मैं 30 सेकेंड का टाइम देता हूँ, मेरे ख्याल से 30 सेकेंड में आप इसको निकाल सकते हैं। फिर भी प्लस माइनस की कुछ गलती बच्चों से हो जाती है, सो आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। सो E वेक्टर इज इक्वल टू 5 -5 आई कैप प्लस 10 जे कैप -15 के कैप। माइक्रो से माइक्रो कट गया तो ये हो गया बच्चों न्यूटन अपॉन कूलम। ये आंसर है। अब बताओ इसका क्या फायदा मिला मुझे? P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का बेनिफिट क्या है? सोचो, बेनिफिट ये है, once you know the electric field at point P, you can calculate force on any other charge which is placed at point P. For example, if I replace this -2 microcoulomb charge with 10 microcoulomb charge, अब मैं कोई भी चार्ज रख दूं, मुझे उस पर अगर फोर्स निकालना है तो मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है, फोर्स ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी जिस पॉइंट का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है उस पॉइंट पर किसी भी चार्ज को रखने पर आप उस चार्ज का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, उस पर फोर्स निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का ये फायदा है कि अब इसके बाद वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है। टेस्ट चार्ज कुछ भी हो आप फोर्स आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था डेफिनेशन का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड which we are going to write. अगला हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, यूनिट, इसकी दो यूनिट फेमस है, एक है न्यूटन अपॉन कूलम और एक है वोल्ट अपॉन मीटर। तीसरी प्रॉपर्टी,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज is away from charge and due to a negative charge it is towards the charge. एक बार फिर सुनिए. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ड्यू टू ए नेगेटिव चार्ज इट इज टुवर्ड्स द चार्ज. अर्थात मेरे पास अगर कोई प्लस चार्ज है, उसका मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहता हूँ तो उससे हमेशा दूर आएगा. माइनस चार्ज है, उसका निकालना चाहता हूँ तो उसके लिए हमेशा पास में आएगा, टुवर्ड्स द चार्ज. चौथा पॉइंट, follows principle of superposition. It follows principle of superposition. क्या मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, वो मैं आपको उधर समझाता हूं. इसका मतलब ये है कि इफ यू हैव मोर देन वन चार्जेस Q1, Q2, Q3 and so on, and you want to calculate electric field intensity at point P, then electric field intensity at point P is the vector sum of all the individual electric fields. यानी कि Q1 वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आसपास कौन पड़ा हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जो उसको है, Q2 का वही होगा जो होना है. लेकिन इसको हम लोग बोर्ड एग्जाम में आ जाता तो किस तरह से लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. अब मैं यहाँ पे इसकी जगह छोड़ रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिखिए. अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस नियर बाय. Electric field intensity due to a point charge is independent of presence of other charges nearby. For example, whatever electric field Q1 is producing at point P is going to produce irrespective of any other charge in the vicinity. If Q2 is here or not here, Q2 हो ना हो, Q3 हो ना हो, कोई चार्ज पड़ा हो ना हो, इसको जितना फील्ड प्रोड्यूस करना है करके रहेगा. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बच्चों, जेईई मेन में भी आ सकता है. इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन मीडियम. क्या किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है? हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं, क्या किसी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माध्यम पर डिपेंड करती है? सोच के देखो आंसर क्या आएगा. यस, नो, कांट से. व्हाट डू यू फील? क्या कोई पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपना, वो मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं करता? करेक्ट आंसर है नो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा मीडियम है, किसी पॉइंट चार्ज को जितना फील्ड प्रोड्यूस कराना है वो वहां पर करा के रहेगा. ठीक, वापस चलते हैं प्रॉपर्टीज में. चौथे नंबर की प्रॉपर्टी, चौथी पांचवी जो भी है वो प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity due to a static charge is conservative. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी दो तरह के होते हैं, एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अब इंटेंसिटी तो उसकी वैल्यू है, लेकिन अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें तो हम ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव फील्ड। कैसे? क्योंकि यदि हम किसी क्लोज लूप पर वर्क का लाइन इंटीग्रेशन करें स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वर्क का लाइन इंटीग्रेशन एक्चुअली ये होता है डेल क्रॉस एफ, या यूं कह सकते हो इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर ऑन ए क्लोज लूप. दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ग्रेडियंट डेल वेक्टर क्रॉस, दिस इज नॉट ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ दैट फोर्स, एंड दिस इज जीरो. क्योंकि Q कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये जीरो होता है तो डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी जीरो हो जाता है. लेकिन याद रहे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला है, ये है स्टैटिक चार्ज वाला. एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आता है जो कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, वो नॉन कंजर्वेटिव होता है. तो आप नीचे नोट लगा के लिख सकते हैं. पहले तो आप ये लिख लो, पहले ऊपर वाला लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज इज कंजर्वेटिव फील्ड. डेल क्रॉस ई जीरो होता है कंजर्वेटिव वाले का. अब नोट ला के लिखिए, in a time varying magnetic field an electric field is induced which is non-conservative in nature. In a time varying magnetic field an electric field is induced which is non-conservative in nature, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल जीरो नहीं होता. अर्थात उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को क्लोज पाथ पर घुमा करके वापस उसी स्थान पर लेकर के आ जाएंगे तो जो वर्क आएगा ना, दैट वर्क विल नॉट बी जीरो. तो ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई. अगली प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, एफ वेक्टर बराबर क्यू नॉट इंटू ई वेक्टर. जो प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज, उस पर जो फोर्स लगता है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, और जो माइनस चार्ज होता है उस पर जो फोर्स लगता है वो एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है. तो इसको शब्दों में लिखेंगे, फॉर ए पॉजिटिव चार्ज force due to electric field is in the direction of electric field, but for a negative charge force due to electric field is in the opposite direction of electric field. ये अपनी अगली प्रॉपर्टी. तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आपको लिखा दी, फिर भी अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी और याद आएगी तो मैं आपको और बताऊंगा. अब देखो इसके कुछ यूजेस हम लोग करते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जान लेने के बाद बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं. जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ला रहा हूँ मैं. मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की तरफ है. यू आर प्रोजेक्टिंग ए चार्ज जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, और उसको आपने ज़मीन से प्रोजेक्ट किया और वो ज़मीन से वापस ज़मीन पर आकर के गिरता है. आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यू कैलकुलेट टाइम पीरियड, टाइम ऑफ फ्लाइट. आप कैलकुलेट करिए रेंज. देखो बच्चों, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था एंड वी हैव कैलकुलेटेड टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u साइन थीटा. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज गिवन टू यू डिवाइड बाय g. बिकॉज ग्रेविटी के साथ साथ यहाँ पर एक फोर्स और लग रहा है नीचे की तरफ, जो एक तरह से ग्रेविटी की इफेक्टिविटी को बढ़ा रहा है. तो आप जहाँ जहाँ पे g था ना, वहाँ पे जी इफेक्टिव लिख देंगे. एंड व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ जी इफेक्टिव? जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एम जी प्लस क्यू ई डिवाइडेड बाय एम, राइट.
What about range? Range is u square sine 2 theta divided by g effective. Again same g effective. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कहीं भी घुसाया जा सकता है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स घुसाया. नोट कर लो क्वेश्चन. कोई डाउट हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. अपने क्लासरूम वाले फैकल्टी से भी आप लोग पूछ सकते हैं, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे थे. यू कैन कॉल देम एंड क्लैरिफाई योर डाउट्स, बट नॉट मोर देन 3 to 4 डाउट्स पर डे, बिकॉज दे हैव ए लिमिट. एक क्वेश्चन और करते हैं. एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का ग्राउंड के ऊपर, जिसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, राइट. इसके ऊपर एक पॉइंट चार्ज चिपका रखा है मासलेस. इसका जो मास है ना वो टेंडिंग टू जीरो है. किसका मास टेंडिंग टू जीरो है? पॉइंट चार्ज का. एंड दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास एम. मास ऑफ पॉइंट चार्ज इज ऑलमोस्ट जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो एज कंपेयर टू दिस मास ब्लॉक, मास ऑफ मास कैपिटल मास एम. सवाल ये है, कैलकुलेट मिनिमम ई so that block starts moving. On horizontal surface. Calculate minimum E, minimum electric field intensity, so that this block starts moving on horizontal surface. कितना लगाना चाहिए? 3 मिनट का समय आपको दिया जाता है. 3 मिनट के लिए आप सोचिए. तब तक मैं बोर्ड को रब करता हूँ और आपको सॉल्यूशन बताने के लिए जगह क्रिएट करता हूँ. हाँ बच्चों, क्या आंसर बता रहे थे आप लोग? म्यू एम जी बाई क्यू. कुछ बच्चों की आवाज आ रही है मेरे को कैमरे में से. इट इज म्यू एम जी बाई क्यू. यही है क्या? ये तो गलत है. दिस इज नॉट करेक्ट. ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं. वो सोचते हैं कि सर ने बोला हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दो. मैंने कब बोला हॉरिजॉन्टल लगा दो? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये आंसर आएगा. लेकिन ये नहीं करना. मुझे मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए सो दैट वो हॉरिजॉन्टल में चल पाए. मैंने ऐसा नहीं बोला मिनिमम हॉरिजॉन्टल फील्ड लगाओ. इसका मतलब ये वही फ्रिक्शन वाला क्वेश्चन है जो आपने पहले किया था. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को टेढ़ा लगाएंगे. जब इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ा लगेगा तो वो जो चार्ज है उससे फोर्स भी टेढ़ा लगेगा. ये वाला एंगल अगर थीटा है तो क्यू ई कॉस थीटा will try to move and QE sin theta will try to reduce the normal reaction. So QE sin theta is trying to reduce the normal reaction. On the other hand, QE cos theta is trying to move it. QE sin theta, QE cos theta should be more than equal to mu times n. ये साइन है. QE cos theta will try to move it and QE sin theta will try to reduce the normal reaction and hence will try to reduce the limiting friction. क्योंकि नॉर्मल कम होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कम होगा. इस केस में नॉर्मल की वैल्यू है QE sin theta with minus sin plus mg. mg minus QE sin theta. सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा QE into cos theta plus mu sin theta is more than equal to mg. So QE should be more than equal to mu mg, not mg, mu mg divided by cos theta plus mu sin theta. इसका मतलब अगर थीटा गिवन होता तो जो E की मिनिमम वैल्यू आती वो आती म्यू एम जी डिवाइड बाई क्यू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा. ये मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता
अगर थीटा गिवन होता तो। लेकिन हमारे पास थीटा की भी फ्रीडम है, क्योंकि मैंने बताया नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लगाना है। इसका मतलब डिनोमिनेटर को हम लोग मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आपको पता होगा मैथमेटिकल टूल में भी आपने पढ़ा है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आती है वो कितनी आती है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दूसरी चीज ये है कि आप डिनोमिनेटर को एक फंक्शन मान लें y, और उसको एक बार डिफरेंशिएट करें, जीरो के बराबर करें, उससे थीटा निकालें और उसके बाद उसका मैक्सिमा निकालें, तो उसकी मैक्सिमा जो आती है वो यही आती है। इसका मतलब जो e की मिनिमम वैल्यू मैंने पूछी है उसका आंसर है म्यू एम जी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 1 बाई क्यू। ये वैसे तो जनता को पता होता है, लेकिन क्या है मैंने इसलिए डिराइव करके बताया, मान लो कोई बच्चा भूल गया हो तो। और आपको पता है किस एंगल पे ये मिनिमा आता है? ये मिनिमा वहाँ आता है जहाँ पे टेन थीटा बराबर म्यू होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है वो हॉरिजॉन्टल से tan इनवर्स म्यू एंगल पे लगाना है, राइट? तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने फ्रिक्शन भी डाल दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि मेरे पास एक रिंग है, वो रिंग एक रफ सरफेस पे पड़ी हुई है। दिस इज अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। उस रिंग के इस पॉइंट पे एक चार्ज q चिपकाया हुआ है। उस चार्ज का जो मास है वो टेंडिंग टू 0 है, वेरी स्मॉल मास, मास तो है पर बहुत छोटा है। एंड दिस मास ऑफ द रिंग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। चार्ज एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे लगाया हुआ है। ये रफ है, सफिशिएंट रफ सो दैट देयर इज नो स्लाइडिंग। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इफ सडनली a horizontal electric field E is switched on and there is no sliding between ring and ground, calculate initial acceleration and friction। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेशन वो भी CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशन इन रोटेशन मोशन। इसके लिए मैं आपको पूरे 4 मिनट दे रहा हूँ। आप अपने वीडियो को पॉज करिए, 4 मिनट बाद वापस उसको चालू करेंगे। क्वेश्चन समझ गए? सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे एक चार्ज चिपका हुआ है और अचानक से हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किया जाता है एंड देयर इज नो स्लाइडिंग बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड। देन यू हैव टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग। किसका एक्सेलरेशन? सेंटर का। एंड फ्रिक्शन फोर्स, राइट? तो चलो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड है जिसमें हम लोग फ्रिक्शन फोर्स मान लेते हैं। सपोज करो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड यूं लगाया तो इस पे फोर्स लगेगा इधर QE। मुझे पता नहीं फ्रिक्शन किधर लग रहा है, मैं फ्रिक्शन ऐसे मान रहा हूँ पीछे की तरफ। रोलिंग फ्रिक्शन है, आगे पीछे लगा लेते हैं, बाद में अपने आप प्लस माइनस का पता चलेगा। लेट मी अज्यूम दैट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज A and angular acceleration about center of mass is alpha, which will be equal to A by R because it is pure rolling। ये मास तो टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास यही होगा। एक लगाते हैं न्यूटन्स लॉ, QE माइनस F इज इक्वल टू M इंटू A। एक लिखते हैं टॉर्क की इक्वेशन, QE इंटू R प्लस F इंटू R इज इक्वल टू MR स्क्वायर इंटू A बाय R।
आर 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 गेट्स कैंसल्ड, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स क्यू ई डिवाइड बाय 2 टाइम्स एम विच इज इक्वल टू क्यू ई बाय एम। ये तो आ गया बच्चों एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन अगर क्यू ई बाय एम आ गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब शुरुआत में को फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक न्यूटन्स लॉ लगाया सिस्टम के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज नॉर्मल में इसको पूछ ही नहीं रहा है। और उसके बाद एक टॉर्क की इक्वेशन लिखी, ये है इक्वेशन ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। दिस इज इक्वल टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा विच इज ए बाई आई आर। उससे मेरा सॉल्व हो गया। जिन बच्चों को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है उनके लिए एक लाइन में क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बिकॉज लोएस्ट पॉइंट इज एट रेस्ट इनिशियली, देन आई कैन डायरेक्टली राइट टॉर्क अबाउट दैट पॉइंट विच विल बी क्यू ई मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स आर एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2 टाइम्स एम आर स्क्वायर। सो इफ टॉर्क डिवाइड बाय आई मैं करता हूँ, अगर मैं टॉर्क को सीधा आई से डिवाइड कर दूँ तो मुझे सीधा अल्फा यानी कि ए बाय आर मिल जाता है। और जैसे इसको सॉल्व करोगे आपको फटाक से एक लाइन के अंदर एक्सेलेरेशन मिलता है। और जैसे आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा फ्रिक्शन भी आप निकाल सकते हैं। फ्रिक्शन निकालने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, चाहे तो इससे भी निकाल दूंगा फ्रिक्शन। मैंने क्या किया, सबसे पहले लोएस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखा और आई से डिवाइड किया। अब मैं सेंटर के अबाउट टॉर्क लिख रहा हूं और फिर आई से डिवाइड कर रहा हूं। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करके मुझे फ्रिक्शन मिल जाएगा, यानी एक लाइन में चेकमेट। सो दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग दिस सेम क्वेश्चन। तो आपने देखा मैं इसको कहीं भी ले जा सकता हूँ, इसी चीज को मैं एसएचएम में ले जा सकता हूँ। तो वंस यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स ऑन यूनिट चार्ज। आप वहां पे यूनिट चार्ज के बजाय 2 यूनिट रखोगे तो 2 इंटू ई हो जाएगा, 10 यूनिट रखोगे तो 10 इंटू ई हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ये फायदा होगा। अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। मैंने आपको आज इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा पढ़ाई है। जिस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा लिखी हुई है आपके लेक्चर नोट्स के अंदर, वहां पर आप देखें 4-5 सॉर्ट एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के पहले तक के। वो सारे सॉर्ट एग्जांपल्स आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। और अगले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस, जैसे पॉइंट चार्ज, आर्क, लाइन चार्ज, रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर एंड सो ऑन। ओके बच्चों, गुड लक, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।